ये हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसका केंद्रीय विषय मध्यम वर्गीय समाज की नैतिकता, स्त्री स्वतंत्रता, भौतिक लालसा और सामाजिक जिम्मेदारियों के टकराव पर आधारित है। गबन उपन्यास का सारांश। मुख्य पात्र रमेश चंद्र, एक सरकारी कर्मचारी, सज्जन लेकिन कमजोर व्यक्तित्व का व्यक्ति। जल्पा, रमेश चंद्र की पत्नी, आभूषणों की शौकीन और आत्मसम्मान रखने वाली महिला। सिद्धेश्वरी, मदन रतन, जज साहब आदि अन्य पात्र सामाजिक ढांचे को उभारते हैं। कहानी का संक्षिप्त विवरण। रमेश चंद्र एक ईमानदार लेकिन दिखावे का शौकीन आदमी है। वह अपनी पत्नी जल्पा की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है, खासकर उसके गहनों की चाह को। जल्पा को सोने के गहनों का बहुत शौक होता है और रमेश उसे खुश रखने के लिए कुछ गहने खरीदता है। धीरे धीरे रमेश जल्पा के प्रेम में इतना डूब जाता है कि वह अपने कार्यालय से पैसे गबन कर लेता है ताकि उसकी इच्छाएं पूरी कर सके। जब ये गबन पकड़ा जाता है तो रमेश भाग जाता है और एक अपराधी की तरह छिपा रहता है। जल्पा को जब ये सब पता चलता है तो वह बहुत पछताती है और रमेश को वापस लाने के लिए खुद पहल करती है। उपन्यास का अंत सामाजिक और नैतिक पुनरुत्थान के साथ होता है, जहां प्रेम, पश्चाताप और सत्यनिष्ठा की जीत होती है। मुख्य विषय और संदेश। भ्रष्टाचार और नैतिक पतन, स्त्री की भूमिका और स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाम व्यक्तिगत ईमानदारी, मध्यवर्गीय जीवन के संघर्ष। आइए हम प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन का पहला विस्तृत भाग शुरू करते हैं। मैं इसे अध्यायवार और सरल भाषा में प्रस्तुत करूंगी ताकि आप इसका गहराई से आनंद ले सकें। गबन भाग 1, परिचय और कथा का आरंभ। कहानी की पृष्ठभूमि। गबन 1938 में लिखा गया उपन्यास है जो भारत के ब्रिटिश शासनकाल के अंतिम दौर में मध्यम वर्गीय जीवन, स्त्री की आकांक्षाओं और नैतिक पतन के मुद्दों को छूता है। यह उपन्यास प्रेमचंद की यथार्थवादी लेखनी का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। मुख्य पात्रों का परिचय। उन रमेश चंद्र, इलाहाबाद में कार्यरत, ईमानदार लेकिन भोगविलासी प्रवृत्ति का नौजवान। जल्पा, रमेश चंद्र की पत्नी, सुंदर, आत्मसम्मानी और गहनों की बेहद शौकीन। मदन बाबू, जल्पा का मामा जो उनकी शादी करवाते हैं। सिद्धेश्वरी, रमेश की मां, समान बुजुर्ग महिला। राजा साहब, पैसे वाले और असरदार व्यक्ति, कहानी में बाद में भूमिका निभाते हैं। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है रमेश चंद्र की एक जहरीली आदत से, दिखावा करने की प्रवृत्ति। वह आम नौकरी पेशा है, पर दिखाता है जैसे बहुत बड़ा अफसर हो। शादी के लिए वह एक जमादारनी की बेटी जल्पा से विवाह करता है, जो अत्यंत सुंदर और गहनों की बेहद शौकीन होती है। रमेश को जल्पा से सच्चा प्रेम होता है। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे उसके लिए उधार लेना पड़े या फालतू खर्च करना पड़े। शादी के समय जल्पा के गहनों से संबंधित एक प्रसंग आता है, जिसमें जल्पा सोचती है कि रमेश ने गहने खरीदे हैं, जबकि असलियत में वे उधार लिए गए होते हैं। जल्पा का व्यक्तित्व। जल्पा सुंदर है, पर साथ ही जिद्दी और खुददार भी। उसे गहनों का मोह है, लेकिन वह सच्चाई और प्रेम की कद्र करती है। धीरे धीरे रमेश के खर्चे बढ़ते जाते हैं और नौकरी की आमदनी से घर चलाना मुश्किल हो जाता है। रमेश जल्पा को खुश रखने के लिए और गहने दिलवाने के लिए उधार लेता है। इसी बीच उसकी नौकरी में नकली रसीदें बनाने की नौबत आती है, यानी गबन। प्रेमचंद के उपन्यास गबन का भाग 2, जिसमें कहानी आगे बढ़ती है और रमेश चंद्र के जीवन में गहराई से बदलाव आता है। गबन भाग 2, गहनों का मोह और नैतिक पतन की शुरुआत। जल्पा की गहनों की चाह। जल्पा शादी के बाद रमेश चंद्र से गहनों की अपेक्षा करती है। वह सोचती है कि रमेश ने उसे जो गहने दिए हैं वे खरीदे गए हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वे या तो उधार के हैं या बनावटी। वह इस बात से आहत होती है। जल्पा के लिए गहने सिर्फ सजावट नहीं, आत्मसम्मान और स्त्रीत्व की पहचान है। वह कहती है, औरत के पास अगर गहने न हो तो उसे किस बात का गर्व। यह संवाद उसकी मानसिकता और सामाजिक सोच को दर्शाता है। रमेश जल्पा की खुशी के लिए कर्ज पर कर्ज लेता है। वह कभी किसी साहूकार से पैसे उधार लेता है, कभी बहानों से अपने अफसरों को बहलाता है। धीरे धीरे यह स्थिति उसे उस मोड़ पर ला देती है जहां अपने ऑफिस की जमा राशियों में हेरफेर करता है। वह सोचता है, एक बार संकट कट जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यह सोच ही उसे गबन की ओर ले जाती है।
एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब जल्पा के पास जो नकली गहने होते हैं वे चोरी हो जाते हैं। जल्पा परेशान हो जाती है, लेकिन रमेश को राहत मिलती है क्योंकि ये गहने नकली थे और ये रहस्य बाहर नहीं आया। चोरी के बाद जल्पा रमेश से फिर गहने लाने की मांग करती है। रमेश अब बुरी तरह उलझ चुका है, न पैसा है न विकल्प। उसे केवल एक ही रास्ता नजर आता है, कार्यालय से पैसे गबन करना। रमेश चुपचाप ऑफिस के फंड से कुछ रकम निकाल लेता है। यह उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम होता है। अब वह अपराधबोध, डर और जल्पा की अपेक्षाओं के बीच घिर जाता है। गबन करने के बाद वह जल्पा को फिर गहने देता है और जल्पा प्रसन्न हो जाती है, पर रमेश भीतर से टूटने लगता है। दूसरे भाग की विशेष बातें। गहनों का प्रतीक। जल्पा के लिए गहने आत्मसम्मान का प्रतीक है, पर रमेश के लिए यह बर्बादी की जड़ बन जाते हैं। मूल्यहीनता का आरंभ। प्रेम में अंधा होकर जब नैतिकता त्याग दी जाती है तो पतन अवश्यंभावी होता है। कर्ज और दिखावे की जड़ें। समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोग अपने साधनों से बाहर जाकर खर्चा करते हैं। अंत के उपन्यास गबन का भाग 3, जिसमें कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। गबन का खुलासा, सामाजिक कलंक और रमेश की पलायन यात्रा। गबन भाग 3, गबन का पर्दाफाश और रमेश का भाग जाना। गबन के बाद रमेश दिन ब दिन चिंता, भय और अपराधबोध से घिर जाता है। उसे लगता है कि ऑफिस में किसी भी दिन उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। रातें करवटों में कटती हैं और दिन जल्पा के बनावटी हंसी ठिठोली में। वह दिखाता है कि सब ठीक है, पर अंदर से उसका मन बुरी तरह टूट चुका है। गबन का पता चलना। जल्द ही रमेश के ऑफिस में हिसाब किताब की जांच होती है और रकम की कमी सामने आ जाती है। अधिकारी शक करते हैं और रमेश को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। रमेश को लगता है अब जेल पक्की है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ती, वह रातों रात भाग जाता है, बिना जल्पा को बताए, बिना कुछ समझाए। जल्पा जब देखती है कि रमेश गायब है तो उसे धक्का लगता है। वह समाज के तानों से टूटती है। लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगते हैं। तुम्हारा पति तो गबन करके भाग गया। जल्पा को अब रमेश की झूठी बातें याद आती हैं। नकली गहने, बढ़िया कपड़े, झूठी शानो शौकत, सब अब उसे छलावा लगता है। वह अपनी ही पसंद पर पछताती है। सोचती है कि कहीं उसने ही तो रमेश को ऐसा बनने पर मजबूर नहीं किया। रमेश भागकर एक छोटे शहर में छद्मनाम से रहने लगता है। वह पहचान छिपाकर कई तरह के छोटे मोटे काम करता है, कहीं बाबू, कहीं बही खाता लेखक। लेकिन उसके मन में हर पल ये डर बना रहता है, कोई पहचान न ले, पुलिस न आ जाए। तीसरे भाग की विशेषताएं। नैतिक पतन का चरम। रमेश अब समाज से भागा हुआ अपराधी है। जल्पा की आत्मस्वीकृति। वह अब गहनों की चमक में रमेश की सच्चाई को खोजने लगती है। समाज की बेरुखी। एक गबन करने वाले की पत्नी को भी अपमानित किया जाता है। वास्तविकता का सामना। अब दोनों पात्र भ्रम और झूठ की दुनिया से बाहर निकल रहे हैं। गबन भाग 4, आत्मबोध और जल्पा की सामाजिक चेतना। जल्पा का अकेलापन और सामाजिक बहिष्कार। रमेश के भाग जाने के बाद जल्पा अकेली पड़ जाती है। समाज की नजरों में वह एक गबन करने वाले की पत्नी है। लोग अब उससे बातचीत करने से भी कतराते हैं। रिश्तेदार किनारा कर लेते हैं। मदना बाबू को भी उसकी चिंता सताने लगती है, लेकिन वे भी स्पष्ट सहायता नहीं करते। जल्पा धीरे धीरे इस यथार्थ को स्वीकार करती है। अब मुझे खुद को बदलना होगा, खड़ा होना होगा। गहनों के प्रति जो मोह जल्पा के मन में था, वह अब चूर चूर हो जाता है। उसे यह एहसास होता है कि गहनों की चमक ने रमेश को अंधा बना दिया और वही उसकी बर्बादी का कारण बनी। वह स्वयं कहती है, मैंने ही रमेश को गहनों के बोझ में डुबोया। अगर मैं समझदार होती तो वह गबन न करता। जल्पा अब रमेश की तलाश के साथ साथ अपना जीवन संवारने का प्रयास करती है। वह सिद्धेश्वरी की सहायता से कढ़ाई बुनाई का काम सीखती है। धीरे धीरे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगती है। अब उसके हाथ में कंगन भले न हो, लेकिन मन में आत्मबल है। जल्पा को अब यह एहसास होता है कि एक स्त्री का जीवन केवल पति, गहनों और सौंदर्य तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी यह सोच उपन्यास की सबसे गहरी बातों में से एक है। औरत वह नहीं जो केवल मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने। औरत वह है जो दुख में भी सिर उठाकर चल सके। जल्पा को रमेश की फिक्र भी सताती है। वह यह मानने को तैयार नहीं कि वह कोई अपराधी है। वह उसे ढूंढने का संकल्प करती है। अगर रमेश ने गलती की है तो उसका प्रायश्चित भी हम दोनों को मिलकर करना होगा। अब प्रस्तुत है
प्रेमचंद के उपन्यास गबन का भाग 5, जिसमें कहानी दो धाराओं में बहती है। एक ओर रमेश का आत्मग्लानि में डूबा जीवन, दूसरी ओर जलपा की संघर्षमयी खोज। रमेश का छद्म जीवन। रमेश अब छिपे हुए नाम से बनारस जैसे शहर में रह रहा है। वह एक दवा की दुकान पर हिसाब किताब का काम करता है और पूरी तरह से सामाजिक जीवन से कट चुका है। उसके भीतर अपराधबोध इतना गहरा बैठ चुका है कि वह खुद को आईने में भी देखने से डरता है। मैं जलपा को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सवाल उसे रोज भीतर से खाता है। वह जलपा को याद करता है। रमेश को अब जलपा की बातें, उसकी हंसी, उसकी उम्मीदें और उसका साथ याद आता है। वह मानता है कि उसने जलपा से झूठ बोलकर, दिखावा करके प्यार के रिश्ते को कलंकित किया। अब वह जलपा की आंखों में झांकने लायक नहीं रहा। जलपा अब कुछ पुरानी जान पहचान और सूचनाओं के सहारे रमेश की तलाश में निकलती है। वह बनारस, लखनऊ और आसपास के इलाकों में रमेश की झलक खोजती है। इस दौरान उसे कई तरह के ताने, खतरे और कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, पर उसकी निष्ठा और प्रेम अडिग रहते हैं। एक दिन जलपा को एक व्यापारी से यह पता चलता है कि कोई आदमी जो रमेश से मिलता जुलता है, बनारस में एक दुकान पर काम करता है। जलपा वहां पहुंचती है, पर रमेश छुप जाता है। जलपा उस दुकान के पास बैठ जाती है और दुकान के मालिक से कहती है, उसे कहना जलपा आई है, वह भागे नहीं, उसे सजा नहीं मिलेगी अगर वह सामने आए। रमेश जलपा की आवाज सुनकर कांप उठता है। वह सोचता है, जलपा ने मुझे आज भी अपराधी नहीं समझा। क्या मैं इतना बड़ा था कि उसने मुझे अब भी छोटा न समझा? अब वह पहली बार भीतर से टूटकर रोता है। 5वें भाग की मुख्य बातें। पश्चाताप की पीड़ा। रमेश अब भोगविलासी नहीं, एक गंभीर पश्चातापी व्यक्ति बन चुका है। जलपा का साहसिक प्रेम। उसने रमेश को गुनहगार मानने की बजाय पुनरुत्थान योगी इंसान समझा। जलपा अब सहन करने वाली नहीं, सत्य खोजने वाली बन गई है। जलपा का प्रेम दया नहीं, मजबूत मानवीय रिश्ता बन गया है। गबन भाग 6, आत्मस्वीकृति और पुनर्मिलन। रमेश का आत्मसमर्पण। जलपा की आवाज और उसके शब्दों ने रमेश के भीतर की अंतिम कठोरता भी तोड़ दी। वह अब खुद को समर्पण के लिए तैयार करता है। अगली सुबह वह चुपचाप दुकान से निकलकर जलपा के सामने आता है, दुबला, थका हुआ, आंखों में पश्चाताप की आंधियां। वह सिर झुकाकर कहता है, मैं अपराधी हूं जलपा, मुझे क्षमा करो, तुम चाहो तो मुझे जेल भेज सकती हो। जलपा का उत्तर। जलपा उसकी आंखों में झांकती है। वहां अब झूठ, दिखावा या अभिमान का नामो निशान नहीं है। वह मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें सजा देने नहीं, वापस लाने आई हूं। हम दोनों ने गलती की थी, अब हमें मिलकर सुधार करनी है। जलपा स्वीकार करती है कि उसका गहनों का मोह ही वह चिंगारी थी जिसने इस सब का आरंभ किया। रमेश स्वीकार करता है कि वह सच्चाई से भागता रहा और प्रेम को दिखावे में बदल दिया। अब दोनों अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और वहीं से उनका नया संबंध शुरू होता है, सच्चा, निर्मल और आत्मीय। समाज की स्वीकृति। जलपा रमेश को लेकर वापस लौटती है, लेकिन अब वह समाज की परवाह नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि सच्चाई और पश्चाताप से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धीरे धीरे समाज भी देखता है कि रमेश अब बदल चुका है और जलपा ने जो किया वह बलिदान नहीं, समापन के स्वर। रमेश अब एक ईमानदार जीवन जीने का संकल्प करता है। जलपा गहनों को तिजोरी में नहीं, अब अपने अनुभव में सींचती है। दोनों का संबंध अब विश्वास और बराबरी पर आधारित है। प्रेमचंद ये संदेश देते हैं कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, समझदारी, क्षमा और पुनर्निर्माण का नाम है।